आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने एक एक किताबें लिख करके, एक एक बातें लिख करके आप सभी को, हम सभी को, इन सभी को, तमाम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाने के लिए उन्होंने कहा। सत्य शोधक समाज की स्थापना करके उन्होंने क्या किया? खाना खाया, पूरी बांटा, बूंदिया खाया, हमारे लोगों को आह्वान किया, हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाकर के, ईश्वरवाद से दूर जाकर के हम सबको मेहनतवाद पर, हम सबको समानता और संविधानवाद पर, हम सबको अपनी तीखी नजर लगाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। परिचय के तौर पर मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी की हैसियत से जिला अस्पताल में मैं कार्य करता हूं। मेरा कम, मैं आपका ज्यादा हूं। मैं अपनी बात आपसे रखूं क्योंकि बहुत विशेष ऐतिहासिक दिवस है। मैं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जिनके विचारों से रूबरू हो रहे थे, पंचशील और त्रिशरण के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। भारत के धरती पर जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, नायकों, नायिकाओं, महापुरुषों सबके प्रति शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। इस कड़ी में संतों के संत शिरोमणि रैदास को नमन करता हूं, संत कबीर को याद करता हूं, संत तुकाराम, संत गाडगे को याद करता हूं और वर्तमान दौर में छत्रपति साहू जी जिन्हें आरक्षण का जनक कहा जाता है, उनके प्रति विशेष आभार समर्पित करता हूं। ज्योतिबा फुले जिनकी आज जन्म जयंती मना रहे हैं, यूं तो उनका कल जन्म जयंती था 11 अप्रैल 1827 को जन्मे ज्योतिबा फुले, जिन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जानते हैं, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत जिन्हें हम कहते हैं, उनके प्रति भी दिल के गहराई से बहुत ज्यादा अभिनंदन समर्पित करता हूं। और ज्योतिबा फुले की पहचान सावित्रीबाई फुले के साथ खड़े से होने से भी होता है, तो मैं माता सावित्रीबाई फुले जिन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है, उनको भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। उनके साथ चलने वाले उस्मान शेख, उनके साथ चलने वाली माता फातिमा को भी मैं बहुत विनम्र होकर के आदर समर्पित करता हूं। और भारत के धरती पर जन्मे जितने भी वर्तमान दौर में लोग हैं, चाहे पेरियार ललई सिंह हो, चाहे पेरियार नायकर हीरामा स्वामी नायकर हो, चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे मान्यवर काशीराम हो, चाहे उदा देवी हो, इन तमाम सभी नायकों को, सभी युवकों को, सभी योद्धाओं को, सभी पुरोधाओं को, सभी बहनों को, जिन्होंने भारत की धरती को समृद्ध किया और बहुजनों को मुक्ति की लड़ाई लड़ी, बहुजनों के बेहतर के लिए काम किया, उन सभी को शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूं। इस मंच पर बैठे हुए जितने लोग हैं, सभी से मैं 4-5 वर्षों से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, सभी लोग अपने हैं, सबसे मैं रिश्तेदार सबका बन गया हूं। किसी का भाई हो, किसी का भतीजा हो, किसी का बेटा हो, किसी का अपना हो, किसी का चिकित्सक हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत गहरा रिश्ता है, सभी का अपना हो। आप देख रहे हैं कि आपके बहुत चहेते नेता यहाँ पर जो विधायक कुटुंबा के हमारे भाई राजेश जी हैं, पूर्व मंत्री आप देख रहे हैं कि यहाँ सुरेश पासवान जी हैं, बाकी जितने नाम यहाँ आप देख रहे हैं सभी हमारे लोग हैं, हमारे अपने लहू हैं, हमारे अपने विचारों के बंधन से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर लोग हैं। इसलिए सबको मैं एक साथ से नाम न लेते हुए जितने लोग हैं सभी लोगों के प्रति अपना शीश नवा करके अभिनंदन समर्पित करता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। हमारी बहन यहाँ पर बैठे हैं, 2-2 बहनें हैं, यूं तो पुरुष यहाँ पर 50 बैठे हैं, बहनें 1 है, इसलिए शेरनी बहन को बहुत जोर से सलाम करता हूँ और इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। यूं तो विषय इतने ज्यादा है, समस्याएं इतनी बड़ी हैं हमारी, इतनी बातें हैं कि इस मंच से सभी बातों का जिक्र करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जिनके बारे में कार्यक्रम में, जिनको याद करने, जिनको स्मरण करने, जिनको सलाम करने, जिनको वंदन करने, जिनको नमन करने, जिनको याद करने का कार्यक्रम है, कम से कम उतने उनके बारे में थोड़ी मोड़ी बातें तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो आज हम महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में हम लोग बात करेंगे, साथ में हम आज उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनके बदौलत आज मेरे नाम के आगे डॉक्टर जन्मेजय लिखा जाता है, जिनके बदौलत आज चौवा चट्टान जैसे छोटे गांव से निकल के भारत के सबसे बड़े संस्थान जिसे कहते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में पढ़ने का मौका मिला, आज उसको भी हम बात करेंगे। आज हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं जो कभी दहलीज के बाहर नहीं निकलती थी, जो घूंघट तोड़ती थी, आज हमारी महिलाएं यहाँ मंच पर तो बैठ रही हैं। आज हमारी महिलाएं प्रतिभा पाटिल बनकर के भारत का राष्ट्रपति का जो मंच है उसको सुशोभित कर रही है। आज हमारी बहनें, आज हमारी माताएं जो द्रौपदी मुर्मू बनकर के भारत के सबसे बड़े मंच पर, सबसे बड़ी तख्त पर बैठ करके वो राष्ट्रपति का सम्मान समझ रही है। तो ये सब कुछ जिसके बदौलत हुआ, आज हम उसको भी याद करेंगे। आज हम पंडाल में बैठ करके स्वाभिमान को याद कर रहे हैं, आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने अधिकारों पर हम गौरव कर रहे हैं, आज उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जिसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर है। तो मैं अपनी बात में प्रारंभ करता हूँ ज्योतिबा फुले से कि ज्योतिबा फुले मेरा हीरो क्यों है, ज्योतिबा फुले मेरा आदर्श क्यों है, ज्योतिबा फुले को मैं सलाम क्यों करता हूं, ज्योतिबा फुले की तस्वीर मैं अपने चैम्बर में क्यों लगाता हूं। तो वजह इतना है कि 7वीं पास व्यक्ति को ये समझ में आ गया था कि हमारे समाज की मुश्किलों का कारण अविद्या है, अज्ञानता है, पढ़ाई लिखाई की कमी है। हमारे लोग गुलामी खट रहे, हमारे लोग दूसरे के पीछे पीछे चल रहे, हमारे लोग जिससे कुछ मिलने वाला नहीं वही जिंदगी भर कर रहे हैं, हमारे लोग जो है कि प्रताड़ना झेल रहे, दमन झेल रहे, शोषण झेल रहे, ये सब के पीछे अविद्या है, अज्ञानता है। इसलिए उन्होंने कहा विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति के बिन वित्त गया, और एक वित्त यानी कि एक अर्थ के बिना हमारा समाज जो है गुलाम बना।
जो ऐसी बात कहने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, जो समाज की मुश्किलों को बहुत गहराई से देखता हो, खुली आंखें खोल के से देखता हो, ऐसे महामना ज्योतिबा फुले को मैं आदर्श मानकर, उसको अपना हीरो मानकर, उसको अपना नायक मानकर के उसको मैं सलाम करता हूं और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। ज्योतिबा फुले की मृत्यु कब होती है? नवंबर में 1890 में। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म कब होती है? 1891 में। ज्योतिबा फुले के चले जाने के 1 साल बाद महू छावनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना वैचारिक गुरु किसको मानते हैं? उस व्यक्ति को जो अब रहा ही नहीं, उनके पैदा होने से पहले ही वो जो है कि दिवंगत हो चुका, परिनिर्मित हो चुका। तो कुछ तो बात होगी कि 32 डिग्रियों का मालिक, 9 भाषाओं का ज्ञाता, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन में पढ़ रहा है, जो भारत का संविधान निर्माता है, वो ज्योतिबा फुले जिसकी डिग्री 7वीं पास थी, उसको अपना हीरो मान रहा, अपना गुरु मान रहा। कुछ तो बात होगी। तो कुछ बात है जो आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो बात ये थी कि ज्योतिबा फुले ने उस दौर में हुंकार भरा जहां लोग बाहर निकलने से डरते थे। ज्योतिबा फुले ने हमारे समाज को स्वाभिमान से जीने के लिए ललकारा, उस दौर में जहां मनुवाद से लोग ग्रसित थे, उस दौर में हमारे लोगों का नेतृत्व किया, जिस दौर में लोग चूहे बिल्ले की तरह बिलबिलाते थे, लोग बोलने से कतराते थे, लोग पानी पीने से डरते थे, कुआं तालाब पर बैठने से डरते थे। उस दौर में ज्योतिबा ने हमारे लोगों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना। और आज भी मैं ज्योतिबा फुले का तस्वीर लगा करके अपने चैम्बर में गर्वान्वित महसूस करता हूं। यदि आप गर्व महसूस करते हैं, ज्योतिबा फुले को अपना समझते हैं, तो ज्योतिबा फुले के दिखाए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। गप करना बहुत आसान है, भाषण देना बहुत आसान है, कई प्रकार के अनर्गल बातें करके लोगों को अपनी ओर खींचना, अपनी ओर आकर्षित करना, ये भी बहुत आसान है। मैं एक चिकित्सक हूँ, चिकित्सक विज्ञान पढ़ता हूँ। मैं भाषण दे करके लोगों को मीठी मीठी बातें करके गुमराह नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका हूँ, इसलिए कई बार कड़वी बातें बोल देता हूँ। कई बार आपको पीड़ा हो जाती है, कई बार आपको दुख लगता है, कई बार आपको लगता है कि डॉक्टर जन्मेजय कैसा बात बोल दिए, शायद बढ़िया बात बोल के जाते, प्रवचन जैसा कुछ बात बोल के जाते, धार्मिक बातें बोल करके जाते, हमारे लोगों के लिए कुछ अच्छा बात बोल करके जाते, हम लोगों को खुश करके जाते। मैं आपको खुश करके नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको आगाह करके जाना चाहता हूँ, आपको चेता कर जाना चाहता हूँ। क्योंकि ज्योतिबा फुले ने किताब लिखा था, उसका नाम था चेतावनी। दूसरी किताब ज्योतिबा फुले ने लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। तीसरी किताब ज्योतिबा फुले ने लिखी किसान का कूड़ा। इन किताबों के माध्यम से ज्योतिबा फुले ने क्या संदेश दिया? क्या आपको खुश किया? क्या आपको परगलाया? क्या आपको लुभाया? नहीं, आपको आगाह किया। आपको आगाह किन बातों से किया? आपको आगाह किया कि इतना जितना धन संपत्ति है इसको बर्बाद मत करो, आपका जो समय है उसको बर्बाद मत करो, आपकी जो समृद्धि है, आपकी जो ताकत है, आपकी बुद्धि जो है इसको बर्बाद मत करो, इसको सामाजिक कल्याण के लिए लगाओ, सामाजिक उत्थान के लिए लगाओ, सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर लड़ते रहे। ज्योतिबा फुले की ताकत देखिए, सूझबूझ देखिए, दूरदर्शिता देखिए कि एक व्यक्ति एक महिला पर भरोसा करता है। वो महिला जो 9 बरस में ज्योतिबा फुले से शादी करती है। आपको जान के आश्चर्य नहीं लगता है कि ज्योतिबा फुले की शादी होती है 13 बरस की अवस्था में, और उस लड़की से शादी होती है जो 9 बरस की है, जो भारत की प्रथम शिक्षिका बनती है। आज सभा में बहुत सारी बच्चियां बैठी हुई थी, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें बैठी हुई थी, पारितोषिक ले रही थी। 9 बरस में लड़कियों को यह पता नहीं होता है कि हमें फराक कौन सा पहनना है, हमें साल कौन सा ओढ़ना है, चप्पल कौन सा पहनना है। और 9 बरस की उम्र में शादी करके ज्योतिबा फुले भारत की प्रथम शिक्षिका बनने का सपना देख रही थी। क्या ऐसे लोगों को सलाम और सल्यूट नहीं करेंगे? क्या ऐसे लोगों का अनुकरण नहीं करेंगे? क्या ऐसे लोग अपना हीरो, अपना नायक, अपना नायिका नहीं मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरा नायक ऐसा होना चाहिए। मेरा नायक बागेश्वर धाम जैसा झूठा आदमी नहीं होगा। मेरा नायक ज्योतिबा फुले होगा, मेरा नायक डॉक्टर अंबेडकर होगा। और मुझे नाज है, मुझे गौरव है कि मैं ऐसे लोगों को आदर्श मानता हूँ, और मुझे बहुत फक्र है कि मैं ऐसे लोगों के दिखाए हुए मार्ग पर रात दिन चलता हूँ। आपसे बस निवेदन करने आया हूँ, गुजारिश करने आया हूँ, विनती करने आया हूँ कि जैसे झूठे मकार लोगों के पीछे पीछे चल रहे हो, धन संपदा अपना बर्बाद कर रहे हो, अपना महत्वपूर्ण वक्त बर्बाद कर रहे हो, अपना महत्वपूर्ण वक्त जो है इनके मार्ग का अनुगमन करने में लगाओ, इनको पढ़ने में लगाओ, इनको समझने में लगाओ, इनको जानने में लगाओ। और एक बात और आगाह करने के तौर पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर सभी बातें सत्य नहीं होती है। सत्यता की कसौटी पर हर बात को परख करके तब उनको समझना है, जानना है। अच्छे लेखकों की किताबें पढ़िए, अच्छे रचनाकारों, अच्छे इतिहासकारों, अच्छे साहित्यकारों की किताबें पढ़िए, एम.एन. परिहार की किताबें पढ़िए। आप जो है कि बाकी तमाम बड़े किताब लिखने वाले जो लोग हैं, आप जो बड़ी बुधम प्रकाशन है, सम्यक प्रकाशन है, ऐसी प्रकाशन के जो ऑथेंटिक किताबें हैं, जो विश्वसनीय किताबें हैं, उन सबको पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी बातें यूट्यूब फेसबुक पर गलत होती है। मेरा बस इतना कहना है कि हर बात जो इसे पढ़ा उसको फॉरवर्ड किए तो बैकवर्ड कौन देखेगा?
हम लोग बैकवर्ड सब फॉरवर्ड देखेंगे और मैसेज को फॉरवर्ड करेगा तो बैकवर्ड को देखेगा। हम बैकवर्ड है, ISC ST के लोग हैं, पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है, ऊपर भी देखना है, अगल बगल आजू बाजू सब देखना है, देख देख के चलना है, तब ज्योतिबा को समझने का कोई मतलब हुआ। मैं यही इतना कहना चाहता हूँ। ज्योतिबा फुले ने न महज किताबें लिखी, ज्योतिबा फुले एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर, एक विचारक के तौर पर, एक क्रांतिकारी के तौर पर इतना अद्भुत कार्य किया है, इतना अद्भुत कार्य किया है जिसके बारे में इस मंच से चर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फुले को जब 1873 में मौका मिला तो पुणे के वहां जो पुणे के नगर निकाय से जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो चुनाव जीता। उसमें रहते हुए उन्होंने इतने सुधार किए, इतने व्यापक सुधार किए कि आज के युवाओं को, आज के नेताओं को, आज के जनप्रतिनिधियों को उसे पढ़ने की आवश्यकता है, सीखने की जरूरत है। यदि आप मुखिया है, जिला पार्षद है, MP है, MLA है, ज्योतिबा फुले के राजनीतिक जीवन को भी पढ़िए। सामाजिक क्रांति के बारे में बहुत बातें होती है, ज्योतिबा फुले से आज के युवाओं को, आज के जनप्रतिनिधियों को सीखने की आवश्यकता है कि ज्योतिबा फुले जब 5 वर्षों तक जब नगर इकाई में चुनाव जीतते रहे तो उन्होंने किस प्रकार से बगावत किया। 5,000 रुपये के लिए लड़ जाते थे। अंग्रेज जब आ रहे थे तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनका आओ भगत करने के लिए, जब माला खरीदने के लिए, सजावट करने के लिए जब नगर इकाई से पैसा खर्चा किया जा रहा था, ज्योतिबा ने उसका विरोध किया। बोला कि इन पैसों से अंग्रेजों का आओ भगत नहीं होगा, इन पैसों से हमारे लोगों की हिफाजत होगी, उनके लिए शिक्षा जुटाया जाएगा, उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जाएगा। क्या हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी सोच रखते हैं? क्या ऐसी बगावत करते हैं? क्या सरकार से लड़ते हैं? क्या अपने पार्टी से ऐसी चाह रखते हैं, ऐसी मनसा रखते हैं, ऐसी बात करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो ज्योतिबा फुले को पुनर्पाठ करने की आवश्यकता है, उनके दिल में झांकने की जरूरत है, उनके इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे कार्यक्रमों की गरिमा को कहीं ना कहीं आप ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ज्योतिबा फुले ने आजीवन बहुत कार्य किया। आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने एक एक किताबें लिख करके, एक एक बातें लिख करके आप सभी को, हम सभी को, इन सभी को, तमाम लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाने के लिए उन्होंने कहा। सत्य शोधक समाज की स्थापना करके उन्होंने क्या किया? खाना खाया, पूरी बांटा, बूंदिया खाया, हमारे लोगों को आह्वान किया, हमारे लोगों को अंधविश्वास और पाखंड से दूर जाकर के, ईश्वरवाद से दूर जाकर के, हम सबको मेहनतवाद पर, हम सबको समानता और संविधानवाद पर, हम सबको अपनी तीखी नजर लगाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। तो जब हम सब ज्योतिबा फुले का जन्म जयंती मना रहे तो सत्य शोधक समाज को भी पढ़ने की आवश्यकता है कि ये क्या था और उनके मरने के बाद देश सत्य शोधक समाज को किसने आगे बढ़ाया, इसको जानने की जरूरत है। उनके राजनीतिक जीवन को पढ़ने की जरूरत है। ज्योतिबा फुले के दिखाए हुए लक्ष्य, उनके सपनों को अपने जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। यदि हम जनप्रतिनिधि के तौर पर, हम वकील, डॉक्टर, इंजीनियर के तौर पर, एक भारतीय के तौर पर यदि हम ऐसी पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो ज्योतिबा फुले को पढ़ने का, ज्योतिबा फुले को जानने का, उनके नाम पर ऐसे आयोजन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेरी इन बातों से आपको ठेस लग सकता है, मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका अपना हूं, आपका बेटा हूं, आपका बहुत सगा हूं, इसलिए मैं आप सबसे ऐसी बातें, कड़वी बातें करके जा रहा हूं। मैं एक चिकित्सक हूं, मेरा काम है अपेंडिक्स का इलाज करना जब बीमार हो जाता है। मैं एक सामाजिक चिकित्सक भी हूं, सामाजिक बुराइयों के ऊपर भी मैं ऐसा ही कैंची चलाता हूं, क्योंकि सामाजिक बुराइयां जब तक रहेंगी तब तक हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। भारत के सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़े संस्थान से पढ़ने का क्या मतलब है? क्या मैं यहाँ आकर के आपसे गोल गोल बातें करूं, मैं आपसे झूठ बोलूं, मैं आपको बरगलाऊं, मैं आपको गलत दिशा में लेकर के जाऊं? तब क्या मेरा होना है? अम्बेडकर की पहचान किससे है? उनके डिग्रियों से नहीं है, उनके 9 भाषा जानने से भी नहीं है। अम्बेडकर की पहचान हमारे हिफाजत करने से है, हमारी रक्षा करने से है, हमारे बहु बेटियों का अधिकार दिलाने से है। इस बात से ताल्लुक आप रखते हैं? क्या अम्बेडकर ने कोलंबिया में पढ़ा इसलिए अम्बेडकर बने? अम्बेडकर ने अपने तमाम सुख सुविधाओं को त्याग करके हमारे लोगों के लिए आजीवन लड़ाई लड़ा, अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके, अपने बच्चों को पीछे छोड़ करके, अपने बच्चों के लाश को जमीन पर छोड़ करके हमारे लिए गोल में सम्मेलन में जाकर के कम्युनल अवार्ड खींच करके लेके आया। इस बात का एहसास भी है आपको? यदि एहसास नहीं है तो आज से एहसास करना शुरू करो। मैं आपको इतिहास बताने नहीं, आपको एहसास कराने आया हूँ कि अम्बेडकर ने क्या कुछ झेला, अम्बेडकर ने क्या कुछ दिया और वो दिए हुए चीजों की हिफाजत हमें कैसे करनी है। यहाँ बैठे हुए सभा में SC भी होंगे, ST भी होंगे और मैं मानता हूँ कि कुछ स्वर्ण भी होंगे। मैं कहता हूँ कि अम्बेडकर ने क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, क्या OBC के लोगों के लिए किया? क्या स्वर्णों के लिए नहीं किया? तो जान लीजिए, आज 1 अप्रैल था और 1935 में रिजर्व बैंक के इंडिया की स्थापना हुई थी। क्या ये बैंक हमारे दलितों को केवल लोन देता है? क्या ये उससे स्वर्णों को लाभ नहीं होता? आज मैटरनिटी लीव है, मातृत्व अवकाश है, आज मातृत्व अवकाश है। हमारी बहनें जब गर्भवती होती है 6 महीना घर में बैठ करके पूरा पैसा उठाती है। क्या स्वर्णों की बेटियों को ये पैसा नहीं मिलता? क्या इसका लाभ सिर्फ हमारी दलित बेटियां लेती है? तो इसमें कहाँ अम्बेडकर का जातिवाद आता है?
मैं कहता हूं कि अम्बेडकर ने जितने भी ये आप देख रहे हैं सोन नदी घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, क्या इससे क्या स्वर्ण किसान लाभ नहीं लेते? क्या दलितों का सिर्फ लाभ लेता है? जो लोग अम्बेडकर को जातिवादी कहते हैं, अम्बेडकर को फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। और खास करके ओबीसी भाइयों से नतमस्तक होकर के आपको बताता हूं, संविधान की किताब उठाना, सीधा 340 अनुच्छेद पे जाना, सीधा 340 अनुच्छेद पे जाना और फिर अम्बेडकर को स्मरण करना कि अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए क्या दिया। अम्बेडकर ने आपके लिए पहले बात किया, फिर 341 में अनुसूचित जाति के लिए और 342 में फिर अनुसूचित जनजाति के लिए। 340 अनुच्छेद के अनुसार अम्बेडकर ने क्या कहा कि राष्ट्रपति के देखरेख में एक आयोग का गठन होगा। वो आयोग जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा जितने भी हमारे पिछड़े लोग हैं, जिन्हें शूद्र कहते हैं, ओबीसी कहते हैं, उन सबकी गणना करेगा, उन सबके राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्थिति का मूल्यांकन करेगा और उसके अनुरूप उनको अधिकार दिलाएगा। मंडल कमीशन का आयोजन जो हुआ, गठन जो हुआ, वो क्यों हुआ? इसी अनुच्छेद के प्रावधान पर हुआ। आज 27% आरक्षण आपको लिया है और आप सवाल पूछे कि अम्बेडकर कौन है, अम्बेडकर किसका है, अम्बेडकर मेरा क्यों है? तो हमको लगता है कहीं ना कहीं दोबारा अम्बेडकर को पढ़ने की जरूरत है, दोबारा संविधान के पन्नों को पलटने की जरूरत है, दोबारा 340 अनुच्छेद को फिर से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। मैं इतना गरज किस लिए कह रहा हूं कि हमारी धीमी आवाजें कानों के पर्दे को हिला नहीं पाती है, आपको जगा नहीं पाती है। हजारों साल के गहरे नींद से जगने के लिए ऐसे हजारों लाखों माँ, बहनों, बेटियों और जनप्रतिनिधियों को चिल्लाने की आवश्यकता है, गर्जना करने की आवश्यकता है, क्योंकि भीम ने बुगाहट के साथ बात नहीं किया, हमेशा भीम गर्जना करके आपको जगाने की कोशिश किया। चाहे वो मनुस्मृति दान की बात हो, काले राम मंदिर के आंदोलन की बात हो, पुणे पैक्ट की बात हो और संविधान निर्माण की बात हो, हर जगह अम्बेडकर ने अपने धौस और धमक के दम पर हमारे लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया है। वो संरक्षित किए गए अधिकारों को बचा भी नहीं पाते हैं तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे होने का कोई मतलब है तभी अम्बेडकर को समझने का कोई मतलब है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म महू छावनी में हुआ था। उनके पिता के तबादला के बाद उनको या रिटायरमेंट के बाद कहे उनको सतारा वापस लौटना पड़ा। अम्बेडकर ने कितने संघर्ष है, अम्बेडकर को कई बार बड़ौदा महाराज के दरबार में उन्हें लज्जित होना पड़ा, चटाइयां मोड़ दी जाती थी। अम्बेडकर के साथ विदेश की धरती पर क्या हुआ, अम्बेडकर ने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए किस प्रकार से हमारे अधिकारों को बटोरा, जुटाया, हमारी महिलाओं को किस प्रकार से स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिलाया। बहुत सारी बातें, सभी बातें, एक एक बातें पन्ने पन्ने पर लिखी हुई है। आप पन्ने खोलिएगा आपको सब बात आएगा। सिर्फ मैं आपको इतिहास से बाहर निकल करके एहसास कराने आया हूँ, अम्बेडकर को जिंदा करके आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूँ, अम्बेडकर को फिर से आप जीवित करके उनके विचारों को आपसे जोड़ने आया हूँ। और मैं ऐसा जोड़ नहीं पाया तो हमको लगता है ऐसे मंचों पर सिर्फ आकर के गोल गोल बातें करके फिर कहीं ना कहीं अम्बेडकर को भी लज्जित करेंगे, ज्योतिबा फुले को भी लज्जित करेंगे और अपने समाज को भी धोखे में करके पूरे समाज को लज्जित करेंगे। यदि मेरी बातों से आप ताल्लुकात रखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठा एक एक बेटा, एक एक बेटी, एक एक बहन, एक एक पुरुष, एक एक नर, एक एक नायक, सभी लोग जो है आज से अम्बेडकर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अम्बेडकर ने किसी का भी अहित नहीं किया, निर्विवाद रूप से अम्बेडकर विश्व रत्न थे, बोधिसत्व थे और सबसे महानतम व्यक्तियों में शुमार थे। मुझे गौरव है कि अम्बेडकर का मैं खून हूँ, अम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाला मैं एक सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ और ये संकल्प लेकर के जाता हूँ, आजीवन अम्बेडकरवादी रहूंगा। आप में ताकत है तो अपने हाथ के कलेवा को काट देना, यदि आप में ताकत है तो उस ईश्वरवाद को नकार देना जिसकी पूजा आपने हजारों साल तक की। आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने, संविधान बनने के महज 70 साल होते ही आपके बच्चे एसपी बन रहे हैं, एमएलए बन रहे हैं, एमपी बन रहे हैं, आपके बच्चे डीएम बन रहे हैं और आपके बेटी जो है उधर राष्ट्रपति के कुर्सी पर बन रही, आपकी बेटी मायावती उधर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बन रही, आपकी बेटी टीना ढाबी यूपीएससी के सबसे मुश्किल परीक्षा में टॉप स्थान पर आ रही है, आपकी बेटी उड़न परी पिलवाल कंडी टेका पर से दुनिया के फलक पर चमक दिखा रही है, आपकी बेटी जो है हिमा दास 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है। यदि अम्बेडकर को समझना तो ऐसी बेटियों को समझना पड़ेगा। यदि आप नहीं समझ रहे, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, यदि लोगों को बुरा लगता है तो मुझे मत बुलाइएगा, मैं झूठ बोल करके नहीं जाऊंगा। जनप्रतिनिधि है तो अम्बेडकरवादी होना जरूरी है, अम्बेडकर को समझना जरूरी है, हमारे समाज का पहले प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। मैं कहता हूं कि एमएलए एमपी होने से ज्यादा जरूरी है संविधानवादी, समतावादी, न्यायवादी, फूले और अम्बेडकरवादी। यदि आप नहीं होते हैं तो हमारे लोगों को धोखा में रखने का हमें अधिकार नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय अम्बेडकर। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।